जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम आज बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी ये सोच रहे हैं कि हमें कलेक्टर बनना है, स्कूल लाइफ में है या फिर कुछ स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में है। बहुत से स्टूडेंट स्कूल लाइफ में सोच लेते हैं, कुछ लोग अपने आसपास कलेक्टर को देखते हुए कि किस तरीके से कलेक्टर वर्क कर रहे हैं, कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, आते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए जो गार्ड दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, ये सब कुछ देख करके उनको ये मन करने लगता है कि हम भी कलेक्टर बनेंगे। और वहीं से धीरे धीरे करके उनका एक उद्देश्य बन जाता है कलेक्टर बनने का। और कुछ लोगों का स्कूल के अलावा कॉलेज लाइफ में होता है, तो कुछ लोगों का अपने गांव घरों में से होता है, कुछ के मम्मी पापा बताते हैं। कहीं ना कहीं से उद्देश्य तो बन जाता है। अब सवाल ये होता है कि कुछ लोगों को तो पता चल जाता है कि कलेक्टर बनने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या उन्हें करना है, पर बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी हमारे यहाँ हैं, उनके फैमिली में भी नहीं पता होता है कि कैसे बनना है, पता करते रहते हैं। तो आज वो टाइम है जहां पर आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि कलेक्टर कैसे बनना है। देखिए, उसी नॉलेज को हम आपको बता रहे हैं कि कलेक्टर कैसे बनना है। हम मानते हैं कि आप कलेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं जानते हैं, बिल्कुल शून्य नॉलेज है आपका। आपने केवल देखा कि कलेक्टर के क्या पावर हैं, कलेक्टर क्या क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत देखे, वहां से आपका मोटिवेशन बना, कुछ मूवी देख करके कुछ लोगों का मोटिवेशन बन जाता है। तो अब आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके पास शून्य नॉलेज है कलेक्टर से रिलेटेड, लेकिन अब हमें फाइनली सब कुछ पूरा प्रोसेस को जानना है। प्रोसेस क्या है, हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट इस बात पर गौर करना, हर एक चीज को प्रोसेस के साथ एक क्रम से बताया जाएगा, उसी क्रम से आपको आगे बढ़ना होता है। ये सभी के लिए होता है। सबसे पहले कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये कि आप कलेक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। मतलब कि एलिजिबिलिटी देखनी होती है, आप में वो योग्यता है या नहीं। तो योग्यता में आपको क्या क्या देखना होता है, जनरली क्या क्या देखना होता है आपको कलेक्टर बनने के लिए। सबसे पहले आपकी जो एज है, उम्र है, कम से कम 21 साल की हो, 21 साल के आप होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन, ये दोनों चीज ऐसी हैं जब आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपसे पूछा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बट इस टाइम पर ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। ये दोनों चीजें होंगी तभी आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा ये है कि कलेक्टर बनने के लिए आप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो होना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि कलेक्टर बनने के लिए आपके पास उतना समय होना चाहिए। इसके अलावा पैसा होना चाहिए, ज्यादा हो या कम हो बात की बात है, पर पैसा तो होना चाहिए किताबें खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, थोड़ी बहुत ऐसे रिसोर्स खरीदने के लिए जिससे आपका कलेक्टर बनने का उद्देश्य पूरा हो सके। इसके अलावा आप में वो लगन होनी चाहिए। लगन मतलब कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस, उद्देश्य वही होना चाहिए जो कलेक्टर बनने के लिए डिमांड है। देखिए, समय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर बनने के अपने प्रोसेस को पूरा होने में लगभग आपका 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल क्यों? कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की, 1 साल पूरा जोर लगा दिया, सब कुछ पढ़ लिए, बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए, आपने अगले साल एग्जाम दिया। तो जो कलेक्टर बनने का प्रोसेस है, उस एग्जाम का जो प्रोसेस है उसमें 1 साल का टाइम लगता है। मतलब मिनिमम आप 2 साल का टाइम लेकर चलिए। कोई भी इंसान अगर आपको ये कहता है कि आप 1 महीने में कलेक्टर बनने की तैयारी कर सकते हैं और फिर एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है।
बिल्कुल असंभव है। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया उससे रिलेटेड, वो 1 महीने में तैयारी नहीं कर सकता है। ठीक है? पैसे की बात इस वजह से हम कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, जैसे कि किताबें खरीदनी रहेगी। अब किताबों के लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे किताबें कहीं से आए। आपको कॉपी चाहिए रहेगी, आपको पेन चाहिए रहेगा, और इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्स जैसे कि न्यूज़पेपर के लिए, इसके अलावा मैगजीन ले सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और तो और आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। कुछ स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं और कुछ स्टूडेंट घर से रह के करते हैं। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आप नेट चला सके, जरूरत होने पर ऑनलाइन उसे यूज कर सके। मतलब आपके पास एक मोबाइल होना तो चाहिए, ऐसा मोबाइल जो एंड्रॉइड हो, जिसमें आप नेट यूज कर सके। ये कुछ जरूरी चीजें हैं। अब यहाँ पर हमने कहा लगन की बात, मतलब आप में वो लगन होनी चाहिए, वो उद्देश्य के लिए भागना, वो मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि आपका यहाँ पर लगभग 2 साल का समय लगता है और लगभग आपको डेली पढ़ना होता है। लगभग आप कम से कम मान के चलिए 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना है। लगभग कम से कम बता रहे हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं आपकी अपनी कैपेसिटी है। 24 घंटे में 6 से 7 घंटे लगातार, वो भी कॉन्सेंट्रेट के साथ चीजों को याद करते हुए, समझते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, लिखते हुए सब पढ़ना है। 6-7 घंटे के अलावा आपको उससे ज्यादा भी टाइम चाहिए होता है। तो लगातार 2 साल तक चाहिए, 2 साल तक आपको मेहनत करना है। तो आपकी ये जो चीज है, कह रहे हैं कि उद्देश्य के प्रति मोटिवेशन, लगन, वो 2 साल तक लगातार चलना चाहिए। तो ये भी आप में होना चाहिए। कुछ जरूरी चीजें हैं, ये सच्चाई है इस एग्जाम की। हमने 2 स्टेप के बारे में बात कर लिया। अब इसके अलावा नेक्स्ट है इस एग्जाम के लिए जो बहुत जरूरी है। आपने देख लिया कि आपके पास ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों नंबर की चीजें। थर्ड नंबर की चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए इस एग्जाम के लिए क्या प्रोसेस है। कलेक्टर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होता है, सबसे पहले ये सवाल आता है। तो आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है, जिसे सीएसई ये एग्जाम बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। क्या बोलते हैं? सिविल सर्विस एग्जाम, सीएसई। अब यहाँ पर ये आता है कि ये एग्जाम कौन करवाता है। ये एग्जाम यूपीएससी कराती है। कुछ लोग इसे यूपीएससी का एग्जाम भी बोलते हैं, बट वास्तविकता में ये सिविल सर्विस का एग्जाम है। अब यूपीएससी ये एग्जाम कराती है, हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है, और जनरली फरवरी मंथ में, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है, और जो इसका एग्जाम प्रोसेस शुरू हो जाता है वो है मई मंथ से, जनरली मई मंथ है। तो ये चीज जरूरी है। एग्जाम के प्रोसेस में अभी और भी चीजें जानना है। सबसे पहले आपको पता चला कि इस एग्जाम का नाम क्या है, कौन सा एग्जाम आप देंगे, वो एग्जाम कौन करवाता है। अब नोटिफिकेशन लगभग कब आता है ये भी पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी की वेबसाइट पर जाते रहना है, देखते रहना है। लगभग फरवरी मंथ में इसका नोटिफिकेशन आता है। फिर भी आप यूपीएससी की वेबसाइट से हमेशा कनेक्टेड रहिए, चेक करते रहिए, अपडेट होते रहिए। अब यहाँ पे बात करें एग्जाम के बाकी चीजों के बारे में। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के अलावा आपको ये पता होना चाहिए ये जो एग्जाम है वो 3 स्टेज से गुजरता है, 3 स्टेज से। सबसे पहला जो है वो है प्रीलिम्स, जिसे प्री एग्जाम बोलते हैं। दूसरा है वो है मेंस, और तीसरा है जिसे हम वाइवा बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं ये। और आपको लगातार क्रम से इन स्टेज को क्लियर करना होता है। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम पास करना होगा, इसके बाद आपको मेंस एग्जाम पास करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू पास करना होगा। इसमें जब आपको देखो
पास करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना मिलता है। मेंस के बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू के फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम होगा तब जाकर के आप अपने आप को पास मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए। आपने ये तो पता किया कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन सी चीजें कब होती हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, मतलब कि 2 पेपर हो रहे। एक पेपर पहले शिफ्ट में सुबह वाले शिफ्ट में होता है और दूसरा पेपर दूसरे शिफ्ट में दूसरे टाइम पर होता है। जो पहला वाला पेपर है उसे जीएस का पेपर बोलते हैं, जो दूसरा वाला पेपर है उसे सी सेट बोलते हैं। जीएस जनरल स्टडीज। यहाँ पर जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, ये सब कुछ ऐड है। आपको सब कुछ पढ़ना है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको इतने अच्छे नंबर लाने हैं कि जो कट ऑफ बन सकता है वो क्लियर हो जाए आपके अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरली हम माने, तो आपका कम से कम 50 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के बाद सही होने चाहिए। तो आप एक बार सोच सकते हैं कि हाँ, आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें आपका निगेटिव मार्क भी है। निगेटिव मार्क कि आपके क्वेश्चन अगर सही हैं और गलत होते हैं तो जो सही क्वेश्चन है उसके नंबर में से काट लिए जाएंगे नंबर, अगर आप गलत करते हैं तो। सी सेट, इसमें क्या करना होता है आपको? सी सेट में केवल आपको पास होना होता है। वास्तविकता में जो कट ऑफ क्लियर होता है वो जीएस से होता है, पर दोनों पेपर देना जरूरी होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और एक चीज, सी सेट ऐसा है कि हर कोई आसानी से नहीं निकाल पाता है। सी सेट काफी टफ होता है, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि इसे हम पास कर लेंगे और प्रैक्टिस ही ना करें। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पता है जब उन्हें आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका मतलब जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का है। आपको पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, आप सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना जरूरी है। उसी हिसाब से आप आगे बढ़ पाएंगे। हम यहाँ पर अब हम प्रीलिम्स के बारे में बात कर लिए। मानते हैं कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो गया। अब बात करें तो मेंस के बारे में। तो मेंस के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है? मेंस में कितने पेपर होते हैं ये जानना जरूरी है। तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 में से 2 पेपर ऐसे हैं जो ऑप्शनल का होता है, और बाकी के जो पेपर होते हैं 7 पेपर में आपका होता है एसे का पेपर। इसके अलावा आपका होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज में आपका यहाँ पर अलग अलग भाषा का होता है, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश का होता है, या यूं कह सकते हो कि यहाँ पर ये 2 पेपर आपस में है। एक लैंग्वेज का है जिसमें आपके संविधान में जितनी भाषा हैं वो उनमें से कोई एक भाषा आप चूज कर सकते हैं, और इंग्लिश का अपना अलग होता है। इसके अलावा 4 पेपर होते हैं, वो हैं जीएस के, जनरल स्टडीज के। हर पेपर में 3 से 4 सब्जेक्ट ऐड हैं, जैसे कि जीएस 1 में आपका हिस्ट्री ऐड है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है। जीएस 2 पॉलिटी, आईआर, ये ऐड है। तो आपको इनको देखना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस में ऐड है। आपने मेंस एग्जाम के नंबर भी पता होना चाहिए, जैसे कि मेंस एग्जाम में आपको किस में कितना नंबर लेके आना है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपने ये चीजें पता कर ली, आपको पता चल गया कि अच्छा टोटल इतने नंबर हमें लेकर के आना है, इतने नंबर का है, तो उसके अलावा अब आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू की
इंटरव्यू होता क्या है, ये मन में सवाल होता है। तो जैसे कि इंटरव्यू आपका एक व्यक्तित्व जो है, आप जो हो उसी चीज का परीक्षण किया जाता है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं, कम समय में आप कैसा डिसीजन लेते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, हाव भाव क्या है, ये सब कुछ आपका अपना इंटरव्यू में देखा जाता है। क्या आप सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं या नहीं, मतलब आप उसी हिसाब के इंसान हैं या नहीं, कहीं गलत इंसान तो हम नहीं चूज कर ले रहे हैं। इसी वजह से ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपको जो भी नंबर मिलता है उसमें से आपका फाइनल रिजल्ट में नंबर जोड़े जाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट और किसका किसका नंबर जुड़ता है ये भी आपको पता हो। तो फाइनल रिजल्ट में मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, इनके नंबर जोड़े जाते हैं। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाता है। प्रीलिम्स केवल इस वजह से होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाए, और कुछ नहीं होता है। टोटल जो खेल है वो मेंस एग्जाम का और इंटरव्यू का है। पर प्रीलिम्स को आप इतना भी हल्के में मत लेना। प्रीलिम्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज है बट किसी न किसी गलती के वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। बहुत से स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिनके वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप प्रीलिम्स को कम मत समझिएगा। प्रीलिम्स निकल जाए तो उसके बाद मेंस के लिए भी आपको प्रैक्टिस करती रहनी होती है। अब बात करते हैं किताबों को लेकर के, कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। क्योंकि जो चौथा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये भी है। हमने यहाँ पर जो 4 पॉइंट की बात की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। आप एलिजिबिलिटी स्किप नहीं कर सकते हैं, पैसे, समय, इनकी जो जरूरत है आपको इस एग्जाम की तैयारी के लिए उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। अपना मोटिवेशन बनाए रखना स्किप नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर, जो प्रीलिम्स का अपना प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते हैं, वो जानना जरूरी है। जब आप एग्जाम के बारे में जानेंगे तभी तो आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो भी जानना जरूरी है। और चौथा नंबर की जो जरूरी है वो है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कि आपको पढ़ना क्या है। किताबें पता हो, सिलेबस पता हो, ये दोनों चीजें, सिलेबस प्लस बुक, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। बुक का मतलब है कि पहले सिलेबस में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए। सिलेबस में सबसे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे दें जो इसी से ऐड है, आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, आईआर पढ़ना है, यहाँ पर आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, आपको आपदाओं से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है, इकोनॉमिक भी पढ़ना है, नीति शास्त्र पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। और एक सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट की हमने बात की। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है। यूपीएससी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट दे रखा हुआ है, उस लिस्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है और उसी सब्जेक्ट के आपको ज्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ही प्रोसेस सभी स्टूडेंट के लिए होता है। सभी स्टूडेंट लगभग अलग अलग सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज करते हैं, तो उसका भी अपना सिलेबस होता है, आपको सिलेबस पता हो। फिर उसके बाद अगर आपने सिलेबस पता कर लिया तो आपको बुक, आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट जो प्रिफर करते हैं वो है कि सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लेते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट आपको कहते हैं कि वो किताब लेंगे जो अच्छे अच्छे राइटर की बुक है। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्र की बुक है, सतीश चंद्र की बुक है। इकोनॉमिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं, आप जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप तैयारी के लिए आगे बढ़ पाएंगे। जब आप इन प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या किया, चेक कर लिया कि आपके पास फर्स्ट नंबर एलिजिबिलिटी भी है, सेकंड नंबर समय भी है, पैसा भी है, लगन भी है,
थर्ड नंबर आपने एग्जाम प्रोसेस को समझ लिया। फोर्थ नंबर आपने सिलेबस को समझ लिया, आपने बुक ले ली। अब आपने फिफ्थ नंबर का जो टाइम दिया कि आपने लगातार 1 साल खूब मन लगा के पढ़ाई किया, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ लेकर के चलना है। कोई भी आपको कहे कि पहले मेंस की पढ़ लो या पहले प्रीलिम्स की पढ़ लो बाद में मेंस पढ़ना, ऐसा कभी मत करना। दोनों साथ में लेकर पढ़ना होता है। आप प्रीलिम्स की पढ़ेंगे, मेंस की भी तैयारी होगी। अंतर बस इतना होता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की सोच रखनी होती है और मेंस के लिए आपको रिटन टाइप का। अगर आप एक दिन में प्रीलिम्स के लिए या प्रीलिम्स की सोच को लेकर के आप 4 घंटा पढ़ाई करते हैं, 5 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो 1 घंटा दीजिए आप अपने मेंस के लिए। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। आपने प्रीलिम्स के लिए जियोग्राफी में से नदियों के बारे में पढ़ा, 4 घंटा आपने समय दिया, उस टॉपिक पर क्लियर कर लिया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को उठाइए और उस क्वेश्चन का आंसर बिना सोचे समझे कि आपका अभी इस पे क्या प्रैक्टिस है, आप अच्छा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, ये सब छोड़ के उससे रिलेटेड आपको जो नॉलेज है 250 शब्द 150 शब्दों में आप आंसर करिए, प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे करके आप अपने आप में सुधार कर लेंगे। तो आपको ये काम लगभग डेली करना होता है, आप दोनों में बेस्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है, जब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए तो फिर आपको क्या करना होता है, एमसीक्यूज और रिटन टेस्ट देना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपका अपना लेवल क्या है और उसके बाद फाइनली आप एग्जाम दीजिए। तो यहाँ पर हमने लगभग हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लिया जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में, मेंस के सिलेबस के बारे में, पूरे पैटर्न के बारे में, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं। आपको उसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, आप सभी देख पाए। यहाँ पर हमने बेसिक चीजों के बारे में बात किया। अब बात करते हैं कि मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके बाद अब क्या? तो इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें आपका नाम होगा और नाम होगा तब आप कह सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। बट हम बात कर रहे हैं कलेक्टर कैसे बने, ये भी तो आपको सोचना है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि जब आप फॉर्म भरेंगे फरवरी मंथ में, लगभग फरवरी मंथ में नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए फिर से आपको फॉर्म भरना होता है और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रीफरेंस, प्रीफरेंस में कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए। ठीक है, कैडर भी पूछा जाता है कि कौन सा कैडर पहले चाहिए और सर्विस कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुझे आईएएस पहले बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है। आईएएस में जाएंगे तो जाकर के फिर आपको क्या करेंगे कि जब सेलेक्ट होंगे आपकी रैंक देखी जाएगी, आपकी कैटेगरी देखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको आईएएस मिलेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जब आप आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में लगभग 2 साल का टाइम लगता है। फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको कई अलग अलग पोस्ट दिए जाते हैं, लगभग 2 3 साल 4 साल आपका समय गुजर जाता है। तो बाद में फिर आपको कलेक्टर बनाया जाता है। स्टार्ट में ही आपको कलेक्टर बनने का मौका नहीं मिलता है, कई अलग अलग पदों से गुजरने के बाद फिर आपको कलेक्टर बनाया जाता है। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।